हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहां पे आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं साइंस का। जी हां, साइंस का अगर देखें तो क्लास 10th साइंस का हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 है और यहाँ पे आज बायोलॉजी हमारा कंप्लीट होता है। पूरा मैं बायोलॉजी, यहाँ पे जो 4 चैप्टर हैं बायोलॉजी और वो पर्यावरण में आते हैं, जो जैव संसाधन है ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, उसको मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। बट यहाँ से जो चैप्टर नंबर क्लास 10th साइंस का, अगर विज्ञान में क्योंकि हमारे कुछ केमिस्ट्री हैं, कुछ फिजिक्स हैं एंड कुछ बायोलॉजी हैं, जो बीच में बायोलॉजी है जो कि 6 से लेकर 9 तक है। 6 से लेकर 9 तक जो हमारा है यह हमारा बायोलॉजी है, जो 4 चैप्टर है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, फिर चैप्टर नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है आपको जीव जन कैसे करते हैं, और चैप्टर नंबर 4 यानी बायोलॉजी में क्या है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहां से प्यारा सा नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा कंप्लीट करा देंगे। और हाँ, एक बात और है, पूरा चैप्टर मैं एक वीडियो में दे रहा हूँ। एक वीडियो में पूरे चैप्टर का नोट्स है वीडियो के साथ। वीडियो समझिए, यहाँ पे पढ़िए, फिर इसका नोट्स बना लीजिए। अगर मान लीजिए नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, वहाँ पे संपर्क कीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स दे दिया जाएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम यस केम स्टडी, इंस्टाग्राम पर यस केम स्टडी पर मैसेज कीजिए, वहाँ पे पूरा कक्षा 10वीं का नोट्स आपको हम दे देंगे, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप प्रिंट करके निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे अध्याय 4 है और ये हमारा बायोलॉजी का क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, पूरा डिटेल में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। और कोई भी दिक्कत आ रही कहीं पर भी, कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जो छूट गया है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इस आज एक वीडियो में पूरा आपको हम चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है आपकी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को इंग्लिश भाषा में कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी कहते हैं। तो अनुवांशिकता होती क्या है, तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता अथवा वंशागति कहते हैं। हम लोग अनुवांशिकता को ही वंशागति भी कहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ गया कि वंशागति या फिर अनुवांशिकता होता क्या है, आप इसको समझाइए। अब वहां पे चाहे अनुवांशिकता पूछ ले चाहे वंशागति पूछ ले, तो सीधा एक ही उसका उत्तर रहेगा, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को ही अनुवांशिकता अथवा वंशागति कहते हैं। जैसे कि बाबा के लक्षण, बाबा आपके होते हैं बाबा, बाबा मतलब क्या होते हैं, बाबा, ठीक है, यानी आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के लक्षण उनके बेटे में बेटे में बेटे में आते चले गए। ठीक है, बात समझ आई, यानी कि एक दूसरे से रिलेट है, जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम हैं, हमारे पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, फिर पिताजी के पिताजी हैं, तो एक दूसरे के लक्षण आ रहे हैं कि नहीं, और इसी चीज को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे जब आप अपने रिलेशन में जाते हैं, रिलेशन मतलब कि कोई आपके मान लीजिए रिश्तेदार है, कहते हैं ना, अरे यार आपके जो चेहरवा है ये तो आपके पिताजी से मिल रहा है, मम्मी से मिल रहा है, मम्मा से मिल रहा है, हाँ पड़ोसी से मिल रहा है। पड़ोसी से नहीं मिलेगा, ये गलत बात है, आपके बस किससे मिलेगा, पापा मम्मी से मिलेगा या फिर आपके किसी परिवार से ही मिलेगा। ये जेनेटिक लक्षण होता है, ठीक है ना, बात सुनने आ रही है। चलिए अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वंशागत लक्षण। ये वंशागत लक्षण क्या होता है, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। तो वंशागत लक्षण क्या होते हैं आपको सीधा बता देना है, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। जनन के समय जो उत्पन्न विभिन्नताएं होती हैं वो हमारी क्या हो सकती हैं, वंशानुगत हो सकती हैं। अब आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में मैंने आपको इनके बारे में डिटेल बना दिया है, जाके वहां पे वॉच कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको देख लीजिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल का अगर देखें तो इनका जन्म सन 1822 ईस्वी में हुआ था और सन 1889 ईस्वी में टपक गए थे, टपक मतलब मर गए थे, ठीक है। तो 1822 ईस्वी में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1889 ईस्वी में हुई थी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे।
तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका जनक माना जाता है, सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल उठाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को किसका जनक माना जाता है, तो इनको वंशागति का या वंशागत का या अनुवांशिकता का जनक माना जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्योंकि वंशागत नियमों के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तथा इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। जितना भी प्रयोग था किस पे किए थे? मटर के पौधे पर। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा। मेंडल ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के, प्रत्येक पीढ़ी मतलब कि जैसे मान लीजिए एक आप पीढ़ी हो गए, पिताजी दूसरी पीढ़ी हो गए, पिताजी के पिता तीसरी पीढ़ी हो गए, पिताजी के पिता चौथी पीढ़ी हो गए, उनके पिताजी के पिता पांचवी पीढ़ी हो गए। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, इन सभी लक्षणों को ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या रखा? रिकॉर्ड रखा, उसका एक ब्यौरा रखें। अब आते हैं मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। तो मेंडल के अनुवांशिकता के कौन कौन से नियम थे? तो मेंडल के अनुवांशिकता के प्रमुख देखें तो 3 ही नियम हैं, पूरे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो मेंडल के नियम आधुनिक अनुवांशिकी की नींव है और मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। मेंडल के वंशागति के नियम, जो मेंडल के वंशागति के निम्न 3 नियम हैं। कौन कौन से? पहला है प्रभाविता का नियम। पहला क्या मेरे प्यारे बच्चों? प्रभाविता का नियम। दूसरा कौन सा है? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये हमारे मेंडल के अनुवांशिकता के नियम हैं। तो पहला है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपरीत लक्षणों के युगलों या जोड़ों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक युगल के दोनों लक्षणों के एक साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। यह लक्षण प्रभावी कहलाता है या प्रभावी लक्षण कहलाता है। तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब हम लोग प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? जब किसी पौधे में या किसी जीव में या फिर कोई भी हो गया, उसमें प्रभावी के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे और अप्रभावी के लक्षण क्या हो? छिपे हों, तो उसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है कि प्रभावी दिखाई देगा, अप्रभावी छिपे रहेंगे। दूसरा आता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्मक के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक में 2 विप्रयासी कारकों में से केवल एक ही कारक होता है। युग्मनज में ये कारक पुनः एक साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी गुणों के जिन्स में मिश्रण नहीं होता है और इसे ही पृथक्करण का नियम कहा जाता है। और इसे मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा जो आता है नियम, वो आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? हर एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो देखेंगे, अच्छा इस वीडियो की पहले हम लोग जानते हैं खास बात क्या है। खास बात ये है कि आप अच्छा सा नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़कर याद कर सकते हैं। तीसरा, इसमें दूसरा ही लीजिए, स्कूल की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही एक चैप्टर को स्कूल में आपको 1 महीने पढ़ाएंगे और मैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका 30 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। तीसरी बात, आपके हर एक यहाँ पे पॉइंट को केवल बोर्ड के एग्जाम से ही जोड़ के लिया गया है। ऐसे पॉइंटों को कवर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेट कर रहे हैं, यानी जुड़े हुए हैं। ठीक है। इस नियम के अनुसार द्विसंकर क्रॉस में युग्मक बनते समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों का विसंयोजन दूसरे लक्षणों के कारकों के विसंयोजन से प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रत्येक लक्षण एक स्वतंत्र यूनिट बनाता है और युग्मक निर्माण के समय मुक्त रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण के साथ संयोग बना सकता है। तो ये हमारा क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब अगला आता है जीन।
जीन क्या होता है? डीएनए। सबसे पहले आया है डीएनए। अब कभी कभी आ जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम याद कर लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी हटा दीजिए बस। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, जीन कहलाता है। तो जीन क्या होता है? डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है, जीन कहलाता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी कि मेंडल ने प्रयोग तो किया, लेकिन ऐसा क्या था, आप कैसे जान पाए कि जो विभिन्न लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। यानी कि उसमें कोई प्रेशर नहीं होता और वो ऑटोमेटिक अपने से स्वतंत्र होते हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इस तथ्य को मेंडल के निम्न प्रयोगों द्वारा समझाया गया। जैसे कि मेंडल के तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के अनुसार जब दो जीव एक दूसरे से अधिक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तब उनमें एक गुण की वंशानुगत पर दूसरे गुणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए समझें तो मेंडल ने एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों के बीच संकरण कराया। इसके अंतर्गत उन्होंने गोल, झुर्रीदार, हरे व पीले रंग के पौधे। तो आगे मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पे कि संकरण के उपरांत F1 यानी कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे पीले व गोल थे जो कि प्रभावी थे, जबकि F2 द्वितीय पीढ़ी के कुछ पौधे गोल, बीज वाले, पीले तथा कुछ झुर्रीदार हरे पौधे थे जो कि क्या थे? अप्रभावी थे। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जब एक प्रभावी दूसरे अप्रभावी को लेकर संकरण कराया गया तो जो हमारे लक्षण दिखे वो प्रभावी के ही दिखे। देखिए गोल और पीले, क्या झुर्रीदार बने? नहीं। तो इसमें देखिए गोल वो हमारा पीला बना। ठीक है, अगला है यहाँ पे डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, कहीं कहीं एक बात ध्यान देना, कहीं कहीं किक होता है या क्रिक ही होता है। यहाँ पे क्रिक होता है और जो भी होता है अपना, लेकिन क्रिक ही होता है जहाँ तक होता है, आप देख लीजिएगा। या फिर कहीं कहीं किक भी होता है, बट इतना क्लियर नहीं है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मिस्टेक होती है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे किक ही लगा रहे हैं, बट यहाँ पे आई थिंक क्रिक होता है, क्रिक मॉडल, जो भी हो अपना देख लीजिएगा। तो डीएनए का वाटसन एवं किक मॉडल, तो यह है क्या? तो 1953 में वाटसन एवं किक तथा विल्किंस ने डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके अनुसार क्या था? पहला था डीएनए अणु दो वलयकों या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दूसरा, प्रत्येक वलयक में हजारों न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाबद्ध होते हैं और इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजिनस क्षार, डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। चौथा देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। पांचवा देखें तो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक सिरा यस डैश से तथा दूसरा सिरा 3 डैश से जुड़ा होता है। एस डैश का मतलब होता है हमारा कार्बन का पांचवा और ये हमारा क्या है? कार्बन का तीसरा या तीसरे कार्बन से।
तो ये हमारा 5वां कार्बन है और हमारा क्या है, तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़ी होती है और इनकी एक श्रृंखला में कार्बन 5-3- दिशा में, तो दूसरी श्रृंखला में कार्बन 3-5- दिशा में होते हैं। 7वां देखें तो दोनों श्रृंखलाओं के न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजीन्स क्षार परस्पर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। 8वां अगर पॉइंट देखें तो एक श्रृंखला में नाइट्रोजीनस क्षार एडिनिन है तो दूसरी श्रृंखला में थायमिन होता है। इसी तरह ग्वानिन व साइटोसिन 2 श्रृंखलाओं में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एडिनिन थायमिन से A=T, यानी कि A डबल बॉन्ड T भी आप कह सकते हैं समझने के लिए, A डबल बॉन्ड T, और ग्वानिन साइटोसिन C ट्रिपल बॉन्ड G से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 39 एंगस्ट्रॉम की होती है तथा एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक अणु की लंबाई 20 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब आता है डीएनए का महत्व। ये डीएनए का क्या क्या महत्व होता है, तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भेजना होता है, यानी कि डीएनए के ही द्वारा एक जनक के लक्षण दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। यानी जो जनक होते हैं वो उनके जनक के लक्षण आप कह सकते हैं उनके बच्चों में जाते हैं। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। यह अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियमन करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करता है। डीएनए पर्याप्त रूप से अस्थायी होता है तथा इसमें म्यूटेशन तथा अनुवांशिक परिवर्तनों की न्यूनतम संभावनाएं होती हैं। अब आपका आता है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र क्या है, इंटरफेज केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों से समान संरचनाएं बनती हैं। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं, या इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 ईस्वी में किया था। किसकी खोज, गुणसूत्र की खोज। अब आता है गुणसूत्र के कार्य यानी फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र अनुवांशिकी वाहक है या अनुवांशिक वाहक है। ये डीएनए अणुओं के बने होते हैं जिनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित रहते हैं। गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतत गुणसूत्र बनते हैं जो संतत कोशिकाओं में पहुंचते हैं। अब आपका आता है लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। ये लिंग निर्धारण क्या होता है, तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडों के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर है या फिर मादा है। बट अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। अगला आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि मनुष्यों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, तो मैकलंग के अनुसार लिंग भी एक अनुवांशिक लक्षण है। मानव में देखें तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल मिलाकर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं को 2 भागों में बांटा गया है, एक लिंग गुणसूत्र और दूसरा दैहिक गुणसूत्र। इसमें से 44 गुणसूत्र की 22 संजात जोड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और इन्हीं 22 संजात जोड़ों को ही हम लोग दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। यानी जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और लास्ट का 2 गुणसूत्र वो हमारा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। मेल में देखें तो XX, मेल में देखें तो XY और फीमेल में मेल में XY और फीमेल में XX के रूप में होता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे है आगे वही चीज कि पुरुष तथा स्त्री में लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा भिन्न होता है। जैसे कि पुरुष में देखें तो 22 जोड़े प्लस XY यानी 2 जोड़े, ये 22 2
कितने हो गए 22 जोड़े और एक जोड़ा ये 23 जोड़े, यानी कुल मिला के 44 और 2 46 गुणसूत्र। स्त्री में भी देखें तो 46 रहेंगे, 22 जोड़े समान रहेंगे दोनों में, पुरुष और स्त्री में ये 22 जोड़े समान होते हैं। लेकिन लास्ट का जो 23वां जोड़ा होता है और यही भिन्न होता है, और इसी को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अर्थात मनुष्य में लड़के अथवा लड़की होने का इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे देखें तो नर है और मादा है, जब इन दोनों आपस में निषेचन की क्रिया करें तो जब यक्स यक्स मिला तो यक्स यक्स मिला, और जब यक्स और वाई मिला तो यक्स और वाई बनाया। जब यक्स यक्स मिलता है तो मादा बनता है, और जब यक्स और वाई मिलता है तो यहाँ पे नर यानी लड़के का क्या होता है, निर्माण होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ, यानी कि इसमें मादा का कोई ऐसा रोल नहीं होता जो कि यह होता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का। मेन कारण जो लड़की और लड़का पैदा करने का होता है वो होता है नर का। जिस बच्चे में अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिस पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़का। जब किसी फीमेल से कोई भी मेल एक्स गुणसूत्र जोड़ेगा तो वहाँ पे लड़की पैदा होगी, और जब कोई भी मेल किसी भी फीमेल से उसका वाई गुणसूत्र जुड़ेगा मेल का फीमेल के एक्स से, तो वहाँ पे लड़का बनेगा। अब आता है विकास यानी कि इवैल्यूएशन, यानी कि इवैल्यूएशन क्या है हमारा, विकास क्या होता है। यहाँ से भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, बस हम उसी को पढ़ाएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना जो आपके बोर्ड में आएगा ही नहीं। तो विकास क्रमिक परिवर्तनों का क्रम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं के आधार पर जातियों का विकास होता रहता है, और इसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब आपका आता है आनुवंशिक लक्षण। तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचने वाले लक्षण को ही आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, यानी कि माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं, उनके बच्चों में लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। फिर आता है जाति उद्भव। ये जाति उद्भव क्या है, तो पुरानी जातियों से नई जातियों का विकास जाति उद्भव कहलाता है। अगला आपका पॉइंट आता है विकास संबंध खोजना। तो तुलनात्मक शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं के शरीर में दो प्रकार की संरचनाएं मिलती है। पहला क्या मिलती है, समजात अंग, और दूसरा मिलता है समरूप अंग। अब आता है समजात अंग। ये समजात अंग क्या है, शरीर की कुछ संरचनाएं उत्पत्ति तथा मूल रचना में समान होती है, परंतु कार्यों के अनुसार उनकी बाह्य रचनाओं में परिवर्तन हो जाता है, और ऐसी संरचनाओं को ही समजात अंग कहते हैं तथा उनकी इस समानता को समजातता कहते हैं। जैसे पक्षियों, सरीसृपी तथा जल स्थलचर जो होते हैं इसमें समजात अंग पाया जाता है। दूसरा आता है आपका समरूप अंग या समवृत्ति अंग। तो शरीर के वे अंग जो एक जैसे कार्य करते हैं परंतु उत्पत्ति एवं मूल रचना से भिन्न होते हैं, या फिर रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं, या फिर वे समरूप अंग कहलाते हैं, एवं इनकी समरूपता को समवृत्ता कहते हैं। जैसे चमगादड़ एवं पक्षी के दोनों पंख जो होते हैं हमारे समरूप अंग के उदाहरण हैं। अगला आता है मानव विकास यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन। तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ और वहीं से धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, फिर वहां से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया तथा पूर्व एशिया तक फैल गए। इसके पश्चात वहां से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों फिलिपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किया, उसके बाद अमेरिका पहुंचे, और इसी सफ़र से हर दिशा में विभिन्न अनुकूल के कारण आधुनिक मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। तो जितना भी मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड था उन्हीं पॉइंटों के केवल जोड़ा हूँ, और इससे बाहर इस बात की 100% श्योर गारंटी है कि आने वाला नहीं है। बस आप यही नोट्स बना लीजिए और इसी नोट्स को आप केवल पढ़ के चले जाइएगा और देखिएगा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा।
कोई भी कहीं दिक्कत आ रही होगी तो आप बस कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, हम उसका रिप्लाई देके आपको उन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि आपको दे सके। कोई भी इसमें टॉपिक छूटा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से वीडियो बना के आप तक दे दूंगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे आपका क्लास 10th का बायोलॉजी खत्म होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।